जय हिंद, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बिहार बोर्ड हिस्ट्री में। आज हम करने वाले हैं सन 1848 की क्रांति के बारे में कुछ अध्ययन। जैसे कि हमने पिछली 2 क्लासों में जो है बहुत सीखा था, उसी प्रकार से आज की क्लास में हम बिल्कुल धमाकेदार और मजेदार कांसेप्ट से जानेंगे आखिर 1848 की क्रांति में है क्या। तो हमारे साथ बने रहें और जुड़े रहें। तो आज यूरोप में राष्ट्रवाद का तीसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखिए सन 1848 ईस्वी की क्रांति, इसमें हम बात करने वाले हैं इसका पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, और सेकंड में बात करेंगे क्रांति के मुख्य कारण क्या थे यानी कॉजेज क्या था इसका, ठीक है। और हम बात करेंगे इसका घटनाक्रम यानी टाइम लाइन ऑफ इवेंट्स। नंबर 4 में हम करने वाले हैं क्रांति के परिणाम यानी रिजल्ट्स, ओके। और नंबर 5 में करेंगे क्रांति का वैश्विक प्रभाव यानी ग्लोबल इम्पैक्ट। तो आइए एक एक करके हम शुरुआत करते हैं और बहुत ही मजेदार तरीका से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इतना जरूर भरोसा रखिए जैसे कि आपने दोनों क्लास में पढ़ा हुआ था, और आप वो दोनों क्लास नहीं किए हुए हैं तो जाइए हमारे चैनल के प्ले लिस्ट से आप उस क्लास को कर लीजिए, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। देखिए इसका पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड क्या था, यानी शासक की बात किया जाए तो शासक कौन था? लुई फिलिप था, जो उदारवादी लेकिन महत्वाकांक्षी राजा भी था। यानी उदारवादी के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी था, ठीक है। आगे देखेंगे आप, नीति क्या था? तो उसने, किसने? तो लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यम वर्ग नीति अपनाई ताकि विरोधियों को खुश रख सके। पूछा जाएगा कि लुई फिलिप ने जो है स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति क्यों अपनाई थी, तो आपका सही जवाब होना चाहिए विरोधियों को खुश रख सके, इसलिए उसने जो है स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अपनाई। देखिए अब बात किया जाए इनका सबसे बड़ा गलती क्या था, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 1840 में उसने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, बस यही तो उनका सबसे बड़ा गलती था। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको क्या लगता है? आप अंत में जरूर बताइएगा कि उनको प्रधानमंत्री गीजो को चुनना चाहिए था या नहीं, ठीक है। जो बेहद कट्टर और सुधारों का विरोध था, जो ये लुई फिलिप चाहते ही नहीं थे, जो नहीं चाहते थे उसने वो काम किया। देखिए आगे, नंबर सेकंड, क्रांति के मुख्य कारण यानी इंपोर्टेंट कॉजेज इसका क्या था। आइए अब देखते हैं यहाँ पे, सुधारों का विरोध, यानी प्रधानमंत्री गीजो किसी भी कानूनी, सामाजिक या आर्थिक सुधार के पक्ष में नहीं था। ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ से पॉइंट बना के पूछा जा सकता है, क्या प्रधानमंत्री गीजो किसी भी कानूनी, सामाजिक या आर्थिक सुधारों के पक्ष में था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं था, इसका ध्यान रखेंगे। आगे है पूंजीपति वर्ग का प्रभाव कैसा था, यानी लुई फिलिप केवल अमीर व्यक्तियों यानी पूंजीपतियों को साथ लेकर चलता था, जिससे आम जनता नाराज थी। भाई साहब केवल केवल बताइए, ये उन्होंने सही किया? केवल वो पूंजीपतियों को साथ लेकर चलते थे और आम जनता कहाँ, कोई वैल्यू नहीं था, तो आम जनता नाराज होगी ही, है ना। यही प्रभाव पड़ा पूंजीपति वर्ग का। देखिएगा आगे क्या है, असफल विदेश नीति, यानी जो विदेश नीति था उनका क्या हुआ, असफल हुआ। बात क्या थी? तो लुई फिलिप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई खास सफलता नहीं मिली। पूछा जाएगा क्या लुई फिलिप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई सफलता मिली? जी नहीं मिली, लेकिन कोई खास जो सफलता नहीं मिली, इसलिए उनकी विदेश नीति क्या रही, असफल रही। अगर हम बात करें तो देखिएगा, भूखमरी और बेरोजगारी, यानी देश में आर्थिक संकट छा गया, लोग बेरोजगार थे और खाने की कमी थी। भाई साहब जब ऐसा स्थिति रहेगी जब शासक का, तो लोगों का क्या हाल होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। यही था आपका क्रांति के प्रमुख कारण यानी कॉजेज। देखिए नंबर थर्ड, घटनाक्रम यानी टाइम लाइन ऑफ इवेंट्स, ओके। देखेंगे बहुत ही बारीकी तरीका से समझने का प्रयास करेंगे आप, और हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके इस डाटा को तैयार किए हुए हैं। आप अपना बुक में अगर देखेंगे तो ये बुक में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, आप जा करके देख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से एग्जाम में तो 100% आता ही आता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मेहनत को समझिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमने सच में मेहनत किया हुआ है, तो आप एक लाइक कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, बट हम आपको सिखाने का प्रयास अच्छे तरीका से कर रहे हैं, दिलो जान से कर रहे हैं। देखिएगा आगे हम बात कर रहे हैं तिथि और घटना के बारे में। 22 फरवरी 1848, ये क्यों खास था?
क्योंकि थियर्स के नेतृत्व में पेरिस में एक विशाल भोज यानी बनकट का आयोजन हुआ। वो क्यों हुआ था? तो सुधारों की मांग के लिए। यहां से आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि 22 फरवरी 1848 को थियर्स के नेतृत्व में पेरिस में एक विशाल भोज यानी बनकट का आयोजन हुआ था, वो किस लिए? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए सुधारों के मांग के लिए। समझे? और पूछा भी जा सकता है इस तरीका से कि सुधारों की मांग के लिए पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन हुआ, वो किसके नेतृत्व में हुआ? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए थियर्स के नेतृत्व में। कहाँ हुआ था? तो पेरिस। हम यहाँ तो क्लास पेरिस से हम करते हुए आ रहे हैं ना, पेरिस का ही करते हुए आ रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे आप, अगला है 24 फरवरी 1848। अरे भाई, विद्रोह इतना बढ़ा कि लुई फिलिप गद्दी छोड़ दी और इंग्लैंड भाग गया। बताइए, ये तो हद हुआ भाई। हैं? बताइए, 24 फरवरी 1848 का अगर बात किया जाए तो विरोध इतना बढ़ा कि लुई फिलिप को गद्दी भी छोड़ना पड़ा। और भागा तो कहाँ भागा भाई? इंग्लैंड भागा। आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि 24 फरवरी 1848 को जब विद्रोह जब बढ़ा तो लुई फिलिप कहाँ भाग गया था? भाई साहब, इंग्लैंड भाग गया था। आपका सही उत्तर होना चाहिए था। देखिए आगे, केवल फरवरी बताया जा रहा है, परफेक्ट डेट नहीं है। नेशनल असेंबली ने फ्रांस को गणतंत्र यानी रिपब्लिक घोषित कर दिया। यानी कहने का मतलब है ये बात की जा रही है फरवरी की, यानी 24 तारीख के बाद ही ये घटना हुई होगी, है ना। यानी क्या कहा जा रहा है कि नेशनल असेंबली ने फ्रांस को गणतंत्र यानी रिपब्लिक घोषित कर दिया। बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं? बहुत अच्छी बात है। आप इस डाटा को समझे, अगर समझे हैं तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा इस डाटा पर। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4, क्रांति के परिणाम यानी रिजल्ट्स। 1848 की क्रांति भले ही तत्कालीन रूप से सफल नहीं दिखी, लेकिन इसने यूरोप की सियासत और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। कहने का मतलब है भले ही सफल नहीं दिखी, लेकिन प्रभाव क्या पड़ा? तो यूरोप की सियासत और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। अब इस परिणाम में हम जानेंगे क्या क्या हुए। देखिएगा ध्यान से, परिणाम यानी रिजल्ट्स। मेटरनिक युग का अंत हो गया, सामंतवाद और बंधुआ मजदूरी जो है समाप्ति हो गई, संवैधानिक और लोकतांत्रिक सुधार हुए, राष्ट्रवाद का विस्तार हुआ यानी जर्मनी और इटली का एकीकरण हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग का जो है महत्व पता चला और शासकों की सोच में भी बदलाव हुए। इसका था क्या रिजल्ट? किसका? तो क्रांति के परिणाम था किसका? तो 1848 का। ठीक है, देखिए और आगे। नंबर 5, क्रांति का वैश्विक प्रभाव अगर हम बोले तो ग्लोबल इम्पैक्ट। क्या? ग्लोबल इम्पैक्ट। ध्यान देंगे आप, कह रहा है कि यह क्रांति सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रही, इसने पूरे यूरोप की नींव हिला डाली। वाह, बताइएगा कितना प्रभाव पड़ा बड़ा इसका, है ना। कहा जा रहा है कि यह क्रांति सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रही, यानी सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं रही भाई, इसने तो पूरे यूरोप की नींव हिला डाली थी। किसकी नींव? पूरे यूरोप की नींव हिला डाली थी। यहाँ पे आप कर सकते हैं, पूरे यूरोप की नींव हिला डाली थी। अब जब जब पूरे यूरोप को प्रभावित किया था, नींव हिलाया था, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे देश भी प्रभावित हुए होंगे, जैसे कि फ्रांस के साथ साथ, है ना। देखेंगे कौन कौन से देश प्रभावित थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं बताना चाहूंगा आप, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। यहाँ पे ऑस्ट्रिया होगा, ये टाइपिंग में गलत हो गया है, ऑस्ट्रिया मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब रुको, ठीक से मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अब बताओ। ठीक है, ये हुआ ऑस्ट्रिया, कोई दिक्कत? उसके बाद है हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, पोलैंड और आयरलैंड। ओके, यानी कम से कम इतना देश तो जरूर प्रभावित हुआ था, केवल फ्रांस ही नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे अब राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हो रहा है। इटली और जर्मनी के उदारवादियों ने इस जन असंतोष का फायदा उठाकर राष्ट्रीय एकीकरण और संवैधानिक लोकतंत्र की मांग तेज कर दी थी। क्या कर दी थी? तेज कर दी थी। ध्यान रखेंगे कौन सी मांग तेज कर दी थी? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए संवैधानिक लोकतंत्र की मांग जो है तेज कर दी थी। किसका फायदा उठाकर? तो जन असंतोष का फायदा उठाकर। किसने? तो इटली और जर्मनी के उदारवादियों ने। बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं राष्ट्रवाद का उदय को लेकर के। इटली और जर्मनी के उदारवादियों ने इस जन असंतोष का फायदा उठाकर राष्ट्रीय एकीकरण और संवैधानिक लोकतंत्र की मांग तेज कर दी थी। ओके, अब आगे देखिए, बहुत ही मजेदार पॉइंट है ये, ध्यान देंगे आप।
मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, ये आपके लिए स्पेशली, आप कहीं ना कहीं इसको बोल भी सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है आपके लिए बोलने के लिए। देखिए क्या है ना कि जैसे एक चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है, इसको गहन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे आप। जैसे एक चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है, वैसे ही फ्रांस की इस 1848 की क्रांति ने कौन, जो हमने अभी अध्ययन किया, पूरे यूरोप में लोकतंत्र की लहर पैदा कर दी थी। यानी यहां से भी एक प्रश्न बनेगा आपके लिए, पूछा जा सकता है कि पूरे यूरोप में जो है लोकतंत्र की पैदा कौन सी क्रांति की थी? तो 1848 की क्रांति की थी। यहां से भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन छुपा के रखा हुआ था, जो मैंने बताया आपको। आपको ये क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम अवश्य लिखिएगा और ये भी लिखिएगा कि आप कहां से वॉच कर रहे हैं। ओके, हम मिलेंगे अगले क्लास में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।